गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का जो अध्याय 1 कर रहे थे उसका 4th लेक्चर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो आय है वो तो प्रमुख मापदंड है ही किसी क्षेत्र के विकास को मापने का, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत से तत्व हैं जो विकास को मापने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे उसमें हमने देखा था शिशु मृत्यु दर है किसी क्षेत्र की, साक्षरता दर है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। आज हम देखेंगे कि जो मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास की जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस रिपोर्ट में आय के अतिरिक्त कौन कौन से तत्व मुख्यतः लिए जाते हैं जिससे पूरे विश्व के देशों की मानव विकास का पता चलता है। देखें, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर यानी कि शिक्षा का स्तर कैसा है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। अब देखो, इसने 3 तत्व लिए। शैक्षणिक स्तर लिया यानी कि शिक्षा कितने लोगों को प्राप्त है, साक्षरता दर कैसी है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और इसी के साथ साथ आय का जो आधार है, प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है। इन तीनों को लेकर मानव विकास की रिपोर्ट यह जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक को आधार मानकर जारी की जाती है। किसको? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोला जाता है। इसमें शिक्षा, साक्षरता और जो प्रति व्यक्ति आय है, इन तीनों के ही संसाधनों तक पहुंच, वैसे इसको कहा जाता है। इन तीनों को साथ लेकर इनके स्कोर को रिकॉर्ड करके फिर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, जिससे मानव विकास रिपोर्ट जारी होती है। देखें, अब यहाँ पर कुछ आंकड़े हम करेंगे 2018 के मानव विकास की रिपोर्ट के, जिनको हम कंपेयर करके देखेंगे भारत और भारत के पड़ोसी देशों को। 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के महत्वपूर्ण आंकड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के ये आंकड़े हैं। अब यहाँ पे देखें आप, 5 कॉलम जैसे बने हुए। पहला कॉलम है देशों के नाम। आपको ये सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इनमें देख लें कि कितना उतार चढ़ाव इनके अंदर आ रहा है। आपको हर एक पॉइंट याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, देश श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में 2018 की जो प्रति व्यक्ति आय है अमेरिकी डॉलर में। आपको याद होगा अमेरिकी डॉलर में क्यों लेते हैं, ताकि एक दूसरे देश की तुलना की जा सके। तो अमेरिकी डॉलर में सबसे ज़्यादा जो आय रही वो किस देश की रही थी? श्रीलंका की 11,326। तो हाईएस्ट जो स्कोर रहा प्रति व्यक्ति आय की बात हम करें तो श्रीलंका का। इसके बाद भारत की है, म्यांमार की, पाकिस्तान की, फिर बांग्लादेश की और नेपाल की सबसे लोएस्ट इनकम रही है प्रति व्यक्ति आय की और हाईएस्ट रही है श्रीलंका की। इसके बाद जन्म के समय संभावित आयु यानी कि अगर देखें जीवन प्रत्याशा कोई कितने साल जीता है, तो इससे स्वास्थ्य का तो पता लगेगा किसी देश के लोगों का। तो 2017 के आंकड़े ये हैं। श्रीलंका में 75.5 सबसे ज़्यादा जो जन्म के समय संभावित आयु रही वो सबसे ज़्यादा में श्रीलंका में ही रही है, 75.5। और सबसे कम जो रही वो रही है पाकिस्तान में 66.6। भारत की रही 68.8। ये देख लिया हमने। इसके बाद तीसरा, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या इससे अधिक, यानी कि विद्यालय में औसत आयु है वो 25 वर्ष या इससे अधिक नोट की गई है। कितने परसेंट है? श्रीलंका में 10.9, सबसे ज़्यादा यहीं पर है विद्यालय का औसत है आयु 25 प्लस का। भारत में ये कम है 6.4, काफ़ी अंतर है दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक, यानी कि जो स्कोर मैंने आपको बताया ना, HDI की जो स्कोर तैयार किया जाता है, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जैसे कि कक्षा में भी आपका होता है फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, तो इसी के हिसाब से है ये। तो टोटल इसमें 187 देश लिए गए थे 2018 में, उसमें 189 देश लिए गए थे। उनमें जो भारत का जो स्कोर है वो रहा 130, यानी कि भारत 130वें स्थान पर, जो काफ़ी पीछे है अगर देखें तो। और श्रीलंका की कंडीशन सबसे अच्छी है, 76वां स्थान श्रीलंका का रहा है, 130वां भारत का। और सबसे लोएस्ट अगर देखें भारत और भारत के पड़ोसी देशों तो पाकिस्तान का रहा 150वें स्थान पर पाकिस्तान है। 189 देशों में यानी कि इसका 150वां स्थान रहा है मानव विकास में, ये भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। सबसे अच्छी कंडीशन किसकी है? श्रीलंका की। अगर आय में देखें उसमें भी, जन्म के समय संभावित आयु देखें वो भी, विद्यालय औसत देखें वो भी, और विश्व में मानव विकास सूचकांक में इसका क्रमांक देखें तो भी। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर श्रीलंका सबसे डेवलप कंट्री है अगर भारत और भारत के पड़ोसी देशों की हम तुलना करते हो। तब देखें 2018 में 189 देशों की रिपोर्ट जारी की गई, इसमें भारत का स्थान 130वां रहा, जो मध्यम विकास को दर्शाता है। अब ये बात करते हैं, मध्यम विकास बोला जाता है इसको, ना तो ज़्यादा है ना ही कम है, तो बीच में भारत रहता है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी स्थिति श्रीलंका की है, यह 76वां स्थान पर है। और
नेपाल और बांग्लादेश की अगर प्रति व्यक्ति भारत से कम है, फिर भी वे भारत की आयु संभावित से पीछे नहीं है। अब अगर नेपाल और बांग्लादेश की बात करें तो देखिए, कंपेयर करके देखते हैं आंकड़ों को। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय रही वो 6,353 अमेरिकी डॉलर रही, कब? 2018 में। नेपाल की 2,471 और बांग्लादेश की 3,667। अगर तुलना करें तो लगभग आधी से भी कम है नेपाल की तो भारत से आए। लेकिन फिर भी देखिए, जन्म के समय संभावित यानी कि स्वास्थ्य की अगर बात करें तो भारत के लोगों से अच्छा है, 70.6 रहा जो भारत से ज़्यादा है, और बांग्लादेश का तो 72.8 रहा जो भारत से और भी ज़्यादा है। तो ये इनका ज़्यादा, यानी कि स्वास्थ्य तो अच्छा है लेकिन प्रति व्यक्ति आय इनकी कम है। इसके बाद देखें, STI के प्रकलन में बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में नए घटक जोड़े गए। मानव विकास में लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी माना जाता है। अब और भी जैसे इसमें जोड़ रहे हैं, नए विषय जैसे जुड़ते चले जाते हैं। राजनीति स्थिरता है वो भी जैसे देखी जाती है, या फिर देशों में शांति कितनी है वो भी देखी जाती है, तो वो जोड़ रहे हैं, अभी जुड़े नहीं है। इसके अंदर मुख्यतः इसमें 3 ही है: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, जो मुख्यतः मानव के कल्याण से जुड़े हुए हैं, मानव के कल्याण के लिए जो जरूरी है। अब देखें, ये हमने देख लिया कंपेयर करके कि किसी देश का विकास बराबर नहीं है। अगर स्वास्थ्य में देखें तो उसमें भी अंतर मिलता है, शिक्षा का स्तर देखें तो उसमें भी काफ़ी अंतर है, आय अगर देखें प्रति व्यक्ति तो उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो उनकी अगर STI की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो उनका स्थान अलग अलग पाया हमने। श्रीलंका की कंडीशन जैसे सबसे अच्छी हमने देखी। अब बात करते हैं विकास की धारणीयता की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपने भूगोल विषय का आपकी कक्षा का जो मैंने चैप्टर करवाया था वो करा हो तो उसमें ये बहुत ही डिटेल से हमने करा था कि सतत पोषणीयता क्या। सेकंड लेक्चर में हमने करा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको करा था। हम विकास को जिस भी तरह परिभाषित करें, अभी हम मान लेते हैं कि कोई विशेष देश काफी विकसित है। एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने पड़ते हैं इस बुक में। तो अगर हम किसी देश को विकसित मान लें तो उसमें देखेंगे कि धारणीयता क्या है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का स्तर ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए बना रहे। अगर विकसित है तो क्या चाहेंगे कि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हों लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी वो चीजें मिले। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। जिस प्रकार से हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनका आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं दिखाता है कि हमारा विकास धारणीय है। यानी कि हमारी तो आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो अगर हम अपनी आवश्यकताएं तो पूरी करें लेकिन आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विकास की धारणीयता बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास उसको हम कहते हैं। तो अगर देखें तो ये कहीं भी पूरी तरह से लागू नहीं होता है। इसके बाद देखें, 2 एग्जाम्पल हम यहाँ फिर से लेंगे। इसमें हम एक तो लेंगे नवीकरणीय संसाधन का, जैसे भूमिगत जल का, और दूसरा हमें नवीकरणीय संसाधन का लेंगे। देखिए, पहला उदाहरण है भारत में भूमिगत जल की कंडीशन की यहाँ पे दी गई है। कैसी है? देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के बेहतर स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। यानी कि जो पानी का स्तर है वो 4 मीटर और अधिक गिर गया है। पानी 300 जिलों की सूचना है। जैसे हमारे भूमिगत जल निकाला जाता है ना, तो गहराई देखी जाती है उसकी, तो 4 मीटर और गहराई उसकी बढ़ गई है, उसकी का जो स्तर है वो गिर गया है। देश का लगभग 1/3 भाग यानी कि 33% भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है, आवश्यकता से ज्यादा उपयोग कर रहा है। अति उपयोग मतलब उसके जो भंडार है उनके अनुसार उपयोग हम ज्यादा कर रहे हैं। यही चलता रहा तो अगले 25 वर्षों में 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। अगर जो हम तरीके अपना रहे हैं, अगर वो तरीके नहीं सुधारते हैं तो 60% भाग क्या हो जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, जो बहुत ही चिंता का विषय बन जाएगा। भूमिगत जल का अति उपयोग पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों में, मध्य और दक्षिणी भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों में, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उसी में हो रहा है, और विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। यानी कि ये वो क्षेत्र हैं जहां पर जल का अति उपयोग करा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा खतरे में है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में तो फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमिगत जल का बहुत ज्यादा हिस्सा, लगभग 98% जो हिस्सा है वो प्रयोग किया जा चुका है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, साउथ में भी जैसे पठारी क्षेत्र हैं तो यहाँ पर, और शहरी बस्तियों में भी जैसे पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, तो इन सबका दबाव किसके ऊपर है? भूमिगत जल के ऊपर है। इसके बाद देखें, भूमिगत जल एक नवीकरणीय साधन है। इसको ध्यान दें कि कैसा है? नवीकरणीय। दोबारा से हम इसको ला सकते हैं। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति
प्रकृति करती है, लेकिन हम इन साधनों का भी अति उपयोग करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि पुनः पूर्ति है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसका प्रयोग करते ही चले जाएं, वो खत्म ही नहीं होगा। अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इसकी गुणवत्ता में गिरावट जरूर आ जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पर शुद्ध पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, स्वच्छ जल की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। तो वो क्यों है? नवीकरणीय तो ये है, लेकिन इसकी पुनः पूर्ति जब हम करते हैं तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी उसकी नहीं हो पाती है, जब दबाव इसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो अब नेक्स्ट है गैर नवीकरणीय साधन है। ये वे साधन हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इनके धरती पर निश्चित भंडार, इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। अब इसका भी एक उदाहरण हम लेके चलेंगे, और आज का उदाहरण हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है प्राकृतिक साधनों का दोहन। ये एक अनवीकरणीय साधन है, प्राकृतिक साधन। तो इसमें कच्चे तेल को हम लेके चलेंगे। कच्चे तेल के कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए गए, उनको एक बार आप देख लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देश दिए गए मध्य पूर्व। अब विश्व का जो सबसे ज्यादा तेल के भंडार मध्य पूर्व के देशों में, अरब के देशों में है। यहाँ पर जैसे अरब अमीरात है, इराक है, ईरान है, यहाँ पर सबसे ज्यादा तेल मिलता है। यहाँ की अगर भंडार देखें 2017 के आंकड़ों के अनुसार तो वो 752.9 बिलियन टन है, बहुत ही ज्यादा है। और अगर ऐसे ही इनका प्रयोग करते हैं जिस हिसाब से अब करें तो ये 70 वर्षों तक चल सकते हैं आने वाले समय में। संयुक्त राज्य अमेरिका में 30.9 बिलियन टन भंडार है, और अगर ऐसे ही प्रयोग करते रहे तो ये केवल 10.5 वर्ष चलेंगे। नेक्स्ट है विश्व का अगर देखें तो 1383.2, और अगर इसी प्रकार से हम प्रयोग करते हैं तो ये भंडार 50.2 वर्षों तक लगभग चलेंगे। अगर अमेरिका में देखें तो कंडीशन काफ़ी दयनीय अगर यहाँ पर देखें तो दिख रही है। सबसे अच्छी स्थिति है मध्य पूर्व के देशों की। अब देखें इस तालिका को हम पढ़ते हैं। इस तालिका में तेल के भंडार का अनुपात दर्शाया गया। इससे पता चलता है कि वर्तमान दर पर अगर इनका प्रयोग किया जाए तो कितने वर्ष चलेंगे। विश्व में ये भंडार 50 वर्षों में लगभग समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश में तो इसके आयात पर निर्भर हम हैं, जिसके पास तेल के लिए पर्याप्त भंडार नहीं। अगर भारत का जिक्र करें तो भारत में तो हम अब भी बहुत ज्यादा मात्रा में आयात करते हैं, भंडार बहुत ही कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल के भंडार कम है, लेकिन यह अपनी सैन्य शक्ति से इन्हें पाना चाहता है। अब आपको पता होगा कि अमेरिका क्या है, इराक ईरान पर जैसे बार बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो वो क्यों करता है? वो इन्हीं भंडारों के लिए तो करता है, तो वो अपनी सैन्य शक्ति के प्रयोग पर इन्हें पाना चाहता है। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम से हम सभी का भविष्य जुड़ा हुआ है। विकास की धारणा तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र, इसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम करते हैं। तो दो उदाहरण आपने देखे। नवीकरणीय जो साधन है वो भी खतरे में है, और अनवीकरणीय जो साधन है उनका भी अगर हम इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं तो वो भी खतरे में। तो क्या कह रहे हैं कि हमें जो धारणीयता है विकास की, जो सतत पोषणीयता, उसको अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनका वो खतरे में पड़ जाएंगे। उनके लिए संसाधन हम बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे, और हमारा तो विकास हो जाएगा लेकिन वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है ये कि जो हमारी धारणीयता का विकास है वो हम सब के भविष्य से जुड़ा। ये नहीं कि एक देश ने कोई सुधार कर लिया तो कोई बदलाव आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरे विश्व को मिलकर इसे अपनाना होगा, तभी हम अपना विकास अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आज हमारा जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। अब आज का होमवर्क आप देखें। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से के मापदंड से अलग है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखें अब आपको मैं आंसर सभी के आज बताने वाली हूँ। विश्व बैंक का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय देखी थी हमने विश्व बैंक मापदंड ने, जैसे हमने सेकंड लेक्चर में करा था। जबकि यूएनडीपी के मापदंड में प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त आज जैसे हमने करा था शिक्षा व स्वास्थ्य स्तर भी आते हैं, जो विश्व बैंक से बेहतर है। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था कि सिर्फ आय के आधार पर किसी क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं मापा जा सकता है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है, इसको अच्छे से याद कर लें, पेपर में बार बार जैसे आता है फुल फॉर्म इसकी। एचडीआई का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे बताया था ना आपको एचडीआई के आधार पर ही तो मानव विकास की रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक है क्या? अब एचडीआई देख भी ले क्या है हिंदी में, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूलभूत पहलुओं के रूप में औसत उपलब्धियों का माप करता है, और इसमें मूलभूत तत्व लंबा व स्वच्छ जीवन, ज्ञान व उच्च जीवन स्तर, 3 चीजें ली ना। सबसे पहले इसने स्वास्थ्य लिया, ज्ञान, शिक्षा ली और उच्च जीवन स्तर, जैसे किससे होगा ये आय अच्छी होगी तभी तो ये हो पाएगा। तो इन तीनों को लेकर ये मानव विकास को मापता है। धारणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषण विकास, वैसे हम कर भी चुके हैं भूगोल विषय में। धारणीय विकास से अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी
करने की योग्यता को बिना हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी करेगी और ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनको बचा के रखेगी। 2018 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा, कौन सा रैंक भी जैसे इसको कह सकते हैं हम, कौन सा रैंक रहा, 130वां स्थान भारत का रहा और कितने देश थे, 189 देश थे। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से अच्छी है। अब टेबल याद करें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से कर लें आप। भारत और भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी कंडीशन श्रीलंका की मैंने आपको बताई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, भूमिगत जल किस प्रकार का साधन है, नवीकरणीय। कच्चा तेल किस प्रकार का साधन है, अनवीकरणीय। संसार के, ये भी पिछले पेपर में जैसे आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, संसार के किस क्षेत्र में कच्चे तेल के भंडार सबसे अधिक है, तो वो मध्य पूर्व के देशों में है, जो मैंने अभी आपको एक टेबल में दिखाया था। यहाँ पर सबसे ज्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं, जैसे अरब के देश इसमें आ जाते हैं। BMI क्या है, एक जैसे मैं कहती हूँ ना, आपके कॉलम जैसे काफी बने होते हैं एसएस की बुक में, अर्थशास्त्र की बुक में बने होते हैं, तो उसमें एक कॉलम है, उसमें हाइट मेजरमेंट का एक फॉर्मूला है, वो देख लें क्या है। BMI फुल फॉर्म है इसकी बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इससे पता चलता है कि किसी के शरीर का भार उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है नहीं। जैसे कि इसमें कैसे मापते हैं, आपकी हाइट देख लेंगे, आपकी हाइट कितनी है और आपकी एज कितनी है और आपका जो वेट है वो कितना है, तो तुलना करके देखते हैं कि वो आपके एज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका भार सही है, ओवर वेट हो आप, अंडर वेट हो, या आपका वजन बिल्कुल सही है, तो वो इसके अंदर देखा जाता है। तो इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अब इसके सिर्फ हमारे इस लेसन के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बचते हैं जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज जो हमने करा उसको आप अच्छे से लेसन को रीड करें और इन क्वेश्चन को आप फिर नोटबुक में उतार अच्छे से याद करें। थैंक यू।